जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है रीड के लिए, लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक का रिवीजन कर रहे हैं हम, और उसमें हमारी 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हमारी 6 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको मिलेगी। ठीक है, इस बुक का हम कंप्लीट का रिवीजन करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अफवाह तंत्र एवं झीलें। अफवाह तंत्र एवं झीलें, इनकी एक क्लास हम लगा चुके हैं, तो चलिए आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे आ चुके थे और विभिन्न परीक्षाओं में आए प्रश्न का यहाँ से हमें क्लास को शुरू करना है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कीजिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए, जयपुर की लाइफलाइन किसे बोलते हैं? जयपुर की लाइफलाइन किसे बोलते हैं? तो आमीन शाह नाला को बोलते हैं। किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो वो जयपुर जिले में आमीन शाह का नाला इसी का अवशेष माना जाता है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? तो बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। आसिंद, विजयनगर व हुरडा स्थलों के निकट किस नदी कौन सी है? तो वो खारी नदी है। आसिंद, विजयनगर व हुरडा स्थलों के निकट नदी कौन सी है? तो खारी हो जाएगा। जाखम, माही, एरू नदियां राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती है? तो वो प्रतापगढ़ का निरूपण करती है। मानसी, वाक्कल नदी का उद्गम कौन सा अभ्यारण्य माना जाता है? तो वो फुलवारी किनाल अभ्यारण्य माना जाता है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो वो हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र कितने भागों में विभाजित है? तो वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जो कि लूनी है, पश्चिमी बनास है, और एक हो जाएगा खंबात की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जिसमें माही आ जाता है, साबरमती आता है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली व जालोर किस नदी बेसिन के भाग हैं? तो वो हो जाएगा लूनी बेसिन के भाग हैं। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो थल्ली कहलाता है। लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत रंगाई छपाई उद्योग हो जाएगा। लूनी की सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी नहीं है, तो वो हो जाएगा जोजड़ी। नेक्स्ट है बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? और सुकड़ी नदी मिलती है। इस पर जालोर में बांकली बांध बनाया गया है। सुकड़ी नदी पे जालोर में बांकली बांध बनाया गया है। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अरवारी नदी का उद्गम है वो थानागाजी के पास सकरा बांध से अलवर से होता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी उंटगन नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो वो गंभीरी नदी है, उसे हम उंटगन नदी के नाम से भी जानते हैं। बांसवाड़ा के लोहरिया गांव में कौन सा बांध बना हुआ है? तो वो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो वो हो जाएगा माही बेसिन। और कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करवाती है? तो वो चंबल नदी है। चंबल नदी की स्थलाकृति प्रधानता कैसी है? तो वो उत्खाती। नेक्स्ट है किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो वो चंबल नदी और कोट्टा में बनाया गया है। वर्णासा, वन की आशा, विशिष्टि नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो बनास नदी जानी जाती है। चंबल की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो बनास नदी हो जाएगी। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में आता है? तो वो भीलवाड़ा जिले में आता है। पिपलाज नदी का संबंध किस जिले से है? तो वो झालावाड़ जिले से हो जाएगा। नेक्स्ट है डाई नदी का संबंध किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध है वो अजमेर जिले से हो जाएगा। और नारायणपुर, गोलारी, सुकरी, सानगंगा व नालाक्रोती आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो आदि है वो रूपा रेल नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे नदियों के उद्गम स्थल व विसर्जन स्थल की।
तो यहाँ पे नंबर 1 पे आती है चंबल नदी का उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होता है। बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी राजमंद से होता है और इसका विसर्जन है वो बंगाल की खाड़ी में होता है। माही नदी का उद्गम है वो अमरोरू की पहाड़ियां धार जिला मध्य प्रदेश से होता है और विसर्जन है वो खंबात की खाड़ी में होता है। नंबर 4 पे आती है घग्गर नदी का उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है और विसर्जन है वो फोर्ट आवास पाकिस्तान में होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम है वो बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है और विसर्जन है वो यमुना भरतपुर का मैदान। पहले यमुना में है लेकिन अब है वो पानी है वो भरतपुर के मैदान तक ही जाता है, तो भरतपुर के मैदान में ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नंबर 6 पे आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम है वो पदराला की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और ये खंबात की खाड़ी में इसका विसर्जन स्थल है। नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है यहाँ पे पार्वती का उद्गम है वो सिरोही की पहाड़ियां सीहोर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से है और ये विसर्जन है वो चंबल में है। काली सिंध नदी का उद्गम है वो बागली देवास मध्य प्रदेश से है और विसर्जन चंबल नदी में है। कोठारी नदी का उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ियां राजमंद में है, दिवेर की पहाड़ियां राजमंद से होता है और विसर्जन है वो बनास में हो जाता है। बेड़स नदी का उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियां राजमंद से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से आएगा भी यहाँ पे, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है और बनास में विसर्जन हो जाता है। मेज नदी का उद्गम है वो मांडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा से होता है और चंबल नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। खारी नदी का उद्गम है वो विजराल की पहाड़ियां राजमंद से होता है और बनास नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। मोरेल नदी का उद्गम है वो चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है और बनास नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। नंबर 14 पे आती है बामनी नदी का उद्गम है वो हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से होता है और चंबल नदी में ये विसर्जन होता है इसका। नंबर 15 पे आती है सोम नदी का उद्गम है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और माही नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। नेक्स्ट आती है जाखम नदी का उद्गम है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है और सोम नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। नेक्स्ट है लूनी नदी का उद्गम है वो नागपाड़ अजमेर से होता है और कच्छ के रन में इसका विसर्जन हो जाता है। खारी नदी का उद्गम है वो शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से होता है और शागी नदी का उद्गम है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है और विसर्जन है वो लूनी नदी में हो जाता है। पश्चिमी बनास का उद्गम है वो नया सानवारा सिरोही से होता है और कच्छ के रन में इसका विसर्जन हो जाता है। कांतली नदी का उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है और मडरेला गांव झुंझुनू में कांतली नदी का विसर्जन हो जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं प्रमुख नदियां और उसके किनारे बसे हुए शहर। नंबर 1 पे आता है चंबल नदी के किनारे कोटा बसा हुआ है, रावतबाटा, केशोरायपाटन और भैंसरोडगढ़। केशोरायपाटन बूंदी में भी, ठीक है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, कोटा में है, ये बसे हुए हैं। जवाइन नदी के किनारे है वो शिवगंज जो कि सिरोही में है बसा हुआ है। सुमेरपुर बसा हुआ है जो कि पाली में है और घग्गर नदी के किनारे अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और सुरतगढ़ बसे हुए हैं। बेड़स नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। बांडी नदी के किनारे पाली बसा हुआ है। खारी नदी के किनारे आसींद, गुलाबपुरा, विजयनगर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। आसींद, गुलाबपुरा और विजयनगर ये बसे हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काली सिंध नदी के किनारे झालावाड़ बसा हुआ है और पश्चिमी बनास के किनारे डिस्सा कहाँ पे है? गुजरात में है, डिस्सा बसा हुआ है। और लूनी नदी के किनारे बालोतरा बसा हुआ है जो कि पेटे से नीचा है और बिलाड़ा बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर बसा हुआ है और चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन बसा हुआ है। बनास नदी के किनारे है वो नाथद्वारा, टोंक और बिशलपुर बसा हुआ है। सूकड़ी नदी के किनारे है वो जालोर और सोजत बसा हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, पार्वती नदी के किनारे मांगरोल बसा हुआ है। नेक्स्ट है प्रमुख दुर्ग और नदियां। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे है और मनोहर थाना जो दुर्ग है, मनोहर थाना ये परवन और काली खोया नदी पे बना हुआ है। शेरगढ़ है ये परवन नदी पे बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ये चंबल और बामनी नदी पे बना हुआ है। गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी पे बना हुआ है। भटनेर दुर्ग है ये घग्गर नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रमुख सभ्यता स्थल व नदियां। आहर सभ्यता है ये बेड़स नदी पे है।
बेड़स नदी के किनारे है। बालाथल सभ्यता है, ये भी बेड़स नदी के किनारे है। नगरी सभ्यता है, ये भी बेड़स नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता है, ये कांतली नदी के किनारे है। सुनारी सभ्यता है, ये भी कांतली नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता है, ये घग्गर नदी के किनारे है। पीलीबंगा सभ्यता है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। और रंग महल सभ्यता है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। गिलूंड सभ्यता है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। और गरदड़ा सभ्यता है, ये भी छाजा नदी पे है। ये यहाँ पे गिलूंड सभ्यता है, ये बनास नदी पे है भी, ठीक है ना। गिलूंड सभ्यता बनास नदी पे है, फ्लो में घग्गर नदी आ गया होगा नाम। गिलूंड सभ्यता बनास नदी पे है। और गरदड़ा सभ्यता है, ये छाजा नदी पे है। तिलवाड़ा सभ्यता है, ये लूनी नदी पे है। और बागोर सभ्यता है, ये भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पे है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे देखिएगा। आगे हम राजस्थान की प्रमुख झीलों की बात करते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें, टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन करना लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें होने का कारण क्या है? तो टेथी सागर के अवशेष, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के साथ लाए गए नमक के कणों के कारण है वो खारे पानी की झीलों का होना बताया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों को ट्रिक से कैसे याद करें। तो हो जाएगा बाप रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। बाप रे कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, तो बाप झील हो जाएगा। रेवासा हो जाएगा। कुचामन झील है, ताल छापर झील है, सांबर झील है, कावोद झील है, डीडवाना झील है, पंचपदरा झील है, फलोदी झील है, और यहाँ पे लूणकरण है और डेगाना है। ये जो झीलें हैं वो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर है, जो भारत की दूसरी है और राजस्थान की पहली है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर हो जाएगी। राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो पंचपदरा हो जाएगी, जो कि बाड़मेर में है। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो सांबर हो जाएगा। और सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो 8.7%। सांबर झील का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा और 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। सांबर झील है वो 3 जिलों के मध्य स्थित है, जयपुर, अजमेर और नागौर। सबसे ज्यादा है वो जयपुर जिले में इसका क्षेत्र है। और सांबर झील 3 से 12 किलोमीटर तक तो चौड़ी है और इसकी लंबाई है वो 32 किलोमीटर हो जाएगी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर झील वैसे प्राकृतिक झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक शोध के अनुसार सांबर में गिरने वाली नदियां खारी, मेंथा, खंडेला व रूपनगढ़ लगभग कितना नमक इसमें बहाकर लाती है? तो लगभग है वो यहाँ पे हो जाएगा 1,57,867 टन प्रति वर्ष। इतना नमक है वो खारी, मेंथा, खंडेला और रूपनगढ़ नदियां हैं वो सांबर झील में लेकर आती है। वातपोत्सर्जन के द्वारा नमक प्राप्त करने की पद्धति को हम क्या बोलते हैं? क्यार पद्धति बोलते हैं। सांबर से प्राप्त नमक में कौन सा शैवाल पाया जाता है जिसमें 65% तक प्रोटीन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा रुपाइरुलिना शैवाल, स्पाइरुलिना शैवाल हो जाएगा, स्पाइरुलिना शैवाल। नेक्स्ट, सांबर झील पर केंद्र सरकार का उपक्रम है तो वो है हिंदुस्तान सोल्ट कंपनी। सांबर झील पर राज्य सरकार का उपक्रम कौन सा है? तो सांबर साल्ट लिमिटेड हो जाएगा। लोक तीर्थ देवयानी व तीर्थों की नानी के नाम से प्रसिद्ध है तो वो सांबर हो जाएगा। तीर्थों का मामा तो पुष्कर और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, लोक तीर्थ देवयानी या फिर तीर्थों की नानी के नाम से प्रसिद्ध सांबर है, लेकिन मामा पुष्कर हो जाएगा तीर्थों का और भांजा है वो मचकुंड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अकबर की विवाह स्थली व दादू की पुण्य भूमि के साथ साथ सांबर किस राजपूती राजवंश की राजधानी भी रहा? तो वो चौहानों की राजधानी भी रहा था। मानसून काल में सांबर के जल का फैलाव होता है तो वो 145 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। 4 किलोमीटर लंबी, 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी डीडवाना झील किस जिले में है? तो ये नागौर में है। सोडियम फ्लोराइड NaCl, ये फ्लोराइड लिख रखा है यहाँ पे, Cl है, सोडियम क्लोराइड होगा भी इसको, ठीक है। सोडियम क्लोराइड
की जगह सोडियम सल्फेट पाए जाने के कारण सांबर झील, राजस्थान की झील का नमक खाने योग्य नहीं है। तो वो हो जाएगा डीडवाना झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील से नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो देवल संस्थाओं के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डीडवाना झील पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कस नामक उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है। तो वो 1960 में स्थापित किया गया है। डीडवाना झील को खालड़ा भी कहते हैं और इससे क्यार पद्धति द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। तो वो ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है? नमक ब्राइन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? तो लूनकनसर हो जाएगी, जो कि बीकानेर में है। मूंगफली उत्पादन के कारण लूनकनसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान की किस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो कावोद झील का, और कावोद झील है वो जैसलमेर में है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की किस झील को 23 मार्च 1990 को रामसर आर्द्र भूमि स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो वो सांबर झील हो जाएगी। सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर आर्द्र भूमि स्थल सूची में शामिल किया गया है। पंचाभील द्वारा निर्मित झील पंचपदरा में खारवाल जाति के लोग किस झाड़ी का उपयोग नमक के सप्टिक बनाने हेतु करते हैं? तो वो मुरली झाड़ी का उपयोग करते हैं। पंचपदरा वायु प्रवाह पद्धति द्वारा नमक प्राप्त क्या कहलाता है? तो ये रेस्ता या फिर रेसाल कहलाता है। रेस्ता या फिर रेसाला कहलाता है। राजस्थान की वह झील जिनका जिक्र कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया है? तो रेवासा झील हो जाएगी, और रेवासा झील है वो सीकर में है। अपनी सर्वश्रेष्ठ नमक के कारण केंद्र सरकार ने मॉडल नमक फार्म विकसित किया है, या फिर इसे हम आदर्श नमक फार्म भी बोल सकते हैं, या फिर मॉडल नमक फार्म विकसित किया है। तो वो नवा गांव नागौर में किया है, नवा नागौर में। किस झील के किनारे राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है? तो वो बाप झील के किनारे। बाप झील कहाँ पे है? जोधपुर में है। काछोर झील का कछोर झील कहाँ स्थित है? तो ये सीकर में स्थित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें हैं वो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जैसमंद झील हो जाएगी, और यह भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। जबकि प्रथम झील है वो कौन सी है भारत की? गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जैसमंद झील में किन नदियों का जल गिरता है? तो गोमती मुख्य नदी है इसकी, और झाबरी और बागर, इन नदियों का पानी है वो जैसमंद झील में गिरता है। और जैसमंद झील की मुख्य नदी कौन सी है? तो वो गोमती हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, जैसमंद झील को किस प्राचीन नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा ढेबर झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, जैसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं, और जिसमें से सबसे प्रमुख टापू का नाम क्या है? तो वो सबसे प्रमुख टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो वो प्यारी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसमंद का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 91 के मध्य करवाया था। जैसमंद झील से सिंचाई हेतु कौन सी 2 नहरें निकाली गई है? तो श्यामपुरा व भाट निकाली गई है। बाबा का भांगड़ा नामक टापू पर बनी आइसलैंड रिसोर्ट का संबंध किस झील से है? तो वो जैसमंद झील से हो जाएगा। जैसमंद झील के पास स्थित कटे फटे पठार का नाम क्या है? तो लसाड़िया का पठार हो जाएगा। जैसमंद झील के दक्षिण में जयसिंह द्वारा बनाए गए महलों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो वो महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, चित्रित हवा महल व रूठी रानी का महल किस झील के किनारे है? तो वो जैसमंद झील के किनारे हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील कौन सी है? तो वो हो जाएगा पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो एक चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया था, राणा लाखा के समय। पिछोला झील में कौन सी नदी गिरती है? तो वो सिसारमा व बुजड़ा नदी गिरती है। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील की शोभा बढ़ाते हैं? तो वो पिछोला झील की शोभा बढ़ाते हैं। गलकी, जिसे हम नटनी भी मानते हैं। कचबूतरा कहाँ बना हुआ है? तो बिजारी पिछोला के किनारे बना हुआ है। बिजारी पिछोला के किनारे बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे। गलकी या फिर नटनी, एक ही बात है, गलकी बोल दो या फिर नटनी बोल दो। नेक्स्ट है, जग निवास महल को होटल लेक प्लेस में किसने बदला था? तो वो भगवत सिंह ने बदला था। और देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव उदयपुर
कि किस झील में चलाई गई, तो वो पिछोला झील में चलाई गई थी। पिछोला झील के उत्तर में देवली गांव के पास स्थित झील कौन सी है, तो फतेह सागर झील हो जाएगी। ड्यूक ऑफ कनॉट ने किस झील की आधारशिला रखी थी, तो वो फतेह सागर झील की आधारशिला रखी थी 1678 में। फतेह सागर झील का निर्माण व पुनर्निर्माण क्रमशः किसने करवाया था, तो निर्माण तो करवाया था महाराणा जयसिंह ने, और पुनर्निर्माण है वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। देश की पहली सौर वेधशाला निर्मित की गई है, तो वो फतेह सागर में की गई है 1975 में। फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप किस देश की सहायता से स्थापित करवाया है, तो वो बेल्जियम की सहायता से स्थापित करवाया है। सहेलियों की बाड़ी, महाराणा प्रताप स्मारक व नेहरू उद्यान का संबंध श्री फतेह सागर झील से संबंधित है। ठीक है, उन सहेलियों की बाड़ी है, महाराणा प्रताप स्मारक है, नेहरू उद्यान है, इनका भी संबंध क्या है, फतेह सागर झील से है। फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने का कार्य कौन सी झील करती है, तो वो स्वरूप सागर झील करती है, और इसका निर्माण है वो स्वरूप सिंह ने करवाया था। किस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान 1660 से 62 के मध्य करवाया था, तो वो राजमंद झील का निर्माण करवाया था। राजमंद झील उदयपुर से किस दिशा राजमंद झील उदयपुर के किस दिशा में स्थित है, तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। और राजमंद झील के किनारे 25 काली पट्टियों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्णन एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो वो महाराणा राज सिंह का दरबारी कवि था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इनकी रचना की थी। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, आगे है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं भी, नहीं तो फिर ये क्लास की लेंथ है वो लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली क्लास में अपन अपवाह तंत्र व झीलें हैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में जितना भी हमने पढ़ा है आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। भी क्लास आपको पसंद आई है तो दिल से लाइक करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।